नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का आज पहला साल पूरा हो गया, यानी मोदी सरकार 2.0 का पूरा हो गया है। उससे पहले 5 साल सरकार चली है। भारतीय इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीति में करीब 35 साल बाद, 30-35 साल बाद ये मौका आया जब कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार दूसरी बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई है। इस समय देश में कोरोना का संकट चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम होने थे सालगिरह को लेकर उनको टाल दिया है और इसके लेकर देश के लोगों से बातचीत की है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट सत्य हिंदी को लेकर कि सत्य हिंदी को आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा मिलता रहा है और इस रिश्ते को हम चाहते हैं कि और मजबूती मिले। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर उसे लिंक को लाइक करें, उसको पसंद करें, तो हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत हो पाएगा और जो सच्चाई से मजबूती मिल पाएगी। आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बहुत ही खास 3 मेहमान हैं। हमारे हिंदुस्तान की टेलीविजन और प्रिंट पत्रकारिता के भीष्म माने जाने वाले, विश्व पितामह माने जाने वाले मेरे गुरु मार्गदर्शक राहुल देव जी हमारे साथ हैं। मेरे एक बहुत पुराने मित्र, गुजरात में नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर जानने समझने वाले धीमंत पुरोहित, और पुराने पत्रकार रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, बात कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? विजय, जीवन में सब कुछ जैसा होता है वैसा ही ये कार्यकाल के भी रूप में को भी देखना चाहिए हमें, यानी ये मिश्रित है। निश्चित होने के साथ साथ ये कहेंगे कि ऐतिहासिक भी माना जाएगा। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये 6 साल निश्चय ही एक अलग महत्व और एक अलग जगह रखेंगे। अभी सही गलत, अच्छा बुरा, इन अर्थों में बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ बहुत बड़े बदलाव इन 6 सालों में आए हैं और इस 1 साल में भी आए हैं। और अगर इस 1 साल की बात करें, क्योंकि उसका आज एक तरह की सालगिरह मनाई जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा फैसला हम मानेंगे कश्मीर की धारा 370 को लेकर जो फैसला हुआ, 370 और 35A को लेकर, वो एक अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, अब तक न हुआ और बहुत दूरगामी महत्व रखने वाला फैसला रहा है। इसके दूरगामी परिणाम कैसे होते हैं ये अभी देखना बाकी है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा, लंबा प्रभाव पड़ेगा, इसमें किसी को शक नहीं है। इस पर काफी विवाद हुआ, विवाद अभी चल रहा है और जैसा कि होता है राजनीति में, कोई भी जब बड़ा कदम उठाया जाता है, कोई विवाद होता है, वो इसमें भी चल रहा है। दूसरा, नागरिकता कानून वाला जो एक संशोधन किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव रखने वाला है और उसने भी बहुत विवाद पैदा किया। इस पर लोगों की अलग अलग राय है। मैं समझता हूँ कि ये बात ध्यान में रखते हुए कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में जनादेश के को सर्वोपरि मानना और उसके महत्व को मानना, ये बहुत जरूरी है समर्थकों, आलोचकों दोनों के लिए। और इसको ध्यान में रखकर अगर हम चीजों पर विचार करें तो कई बार थोड़ा सा समझना आसान होता है। आर्थिक दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि एक तो ये साल से पहले से पूरी दुनिया एक वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में रही है। इस सरकार से और इस सरकार ने जो वायदे किए थे, जो चित्र दिखाए थे आर्थिक विकास के, वो उस मात्रा में कामयाब नहीं हुए हैं, साकार नहीं हुए हैं जैसा दिखाया गया था या जैसी अपेक्षाएं लोगों की बन गई। खास तौर पर इस पिछले 1 साल में देखें तो लगातार जो हमारे प्रमुख मानक हैं, प्रमुख चिन्ह हैं जो आर्थिक विकास के माने जाते हैं किसी भी देश में, आधुनिक अर्थव्यवस्था में, उनमें भारत तेजी से नहीं बढ़ पाया जैसे शुरुआती सालों में बढ़ा था, कुछ नरेंद्र मोदी के शुरुआती सालों में। अब हमको आना पड़ेगा कि ये साल कोविड के लिए, कोविड-19 के लिए याद रखा जाएगा और उसके जो बहुआयामी प्रभाव हुए हैं जीवन के हर क्षेत्र में, मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था में, उसके लिए ध्यान में निश्चय ही स्मरणीय रहेगा, हालांकि बहुत दुखद स्मृतियों के साथ।
लेकिन एक बात ये मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ कि पहले दिन से जहां मैं नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के समर्थन में रहा हूं कि ये जरूरी था, उन्होंने बहुत सही समय किया, और पहले हो जाता एक हफ्ते तो और हम शायद बच जाते, लेकिन उसके बाद जो तैयारी करने का समय मिला सरकार को और सारी राज्य सरकारों को भी, केवल केंद्र की बात नहीं है, वो तैयारियां हमें नहीं लगता कि उस तरह से हो पाई, जिसका परिणाम हमने श्रमिकों की, प्रवासी मजदूरों की हृदय विदारक चित्रों और वीडियो को देखा है इस देश ने। चलिए इस पर वो एक बड़ी असफलता ही गिनी जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, और केंद्रों की राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी संक्षेप में मैं समझता हूँ कि इतना काफी होगा। जी, इस पर चर्चा करेंगे और सुदेश जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले धीमंत के पास आना चाहता हूँ कि धीमंत, आप गुजरात में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, और हिंदुस्तान के दो बड़े नुमाइंदे जो हैं वो गुजरात से आते हैं, दोनों ही आपके मित्र हैं, नरेंद्र मोदी जी भी और अमित शाह जी भी। और हिंदुस्तान में चर्चा होती रही गुजरात मॉडल की सरकार को लेकर, लेकिन इस समय जो है अब गुजरात मॉडल की चर्चा आप नहीं कर, बल्कि कोविड को देखा जाए तो गुजरात सबसे फेल नजर आ रहा है स्टेट के तौर पर। वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर आज मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट लगातार सबसे कम हो रहे हैं, लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मजदूरों को लेकर भी स्थिति वैसी है। तो क्या गुजरात मॉडल को लेकर जो आपने नुमाइंदे थे वो गुजरात मॉडल गया? विजय, मोदी सरकार 2.0 जिसे कहता है, आज उसका 1 साल पूरा हो रहा है। तब जब प्रधानमंत्री की हम बात करें तो मुझे एक और प्रधानमंत्री याद आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। वैसे मोदी राज में नेहरू की बात करना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माना जाता, फिर भी एक दिलचस्प किस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा गुजरात मॉडल पर आने से पहले। सन 47 में आजादी के बाद दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू एक शरणार्थी कैंप में थे। बंटवारे के बाद कई लोग पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ आए थे वो इस रिलीफ कैंप में रह रहे थे। वहां एक महिला ने जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि इस आजादी का मतलब क्या है, क्या मिला इस आजादी से मुझे पंडित जी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे बड़ी शांति से समझाया उस महिला को कि आप अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हो, वो मिला आपको इस आजादी से, वो आजादी आपको मिली इस आजादी से, वो लोकतंत्र आपको मिला इस आजादी से। मुझे लगता है कि करीब करीब 75 साल जब पूरे होने आए हमारे आजादी के, तब एक ऐसे मुकाम पे हम खड़े, हम अपने प्रधानमंत्री का कॉलर आज नहीं पकड़ सकते, ना नरेंद्र मोदी से कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 6 साल के हो गए, पर कोई पत्रकार परिषद अभी तक उन्होंने नहीं की है। ना आपने ना मैंने उनसे कोई पत्रकार परिषद में सवाल किया है, ना जवाब किया है। वो अपने मन की बात करते हैं। आज जैसे हम बैठे, हम अपने मन की बात कर रहे हैं, सब अपने अपने मन की बात करें तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक ये चीज है। बात जब गुजरात मॉडल की करें तो ये साफ बात है कि जिस गुजरात मॉडल का मार्केटिंग करके, जिस गुजरात मॉडल को बेच के नरेंद्र मोदी दिल्ली तक पहुंचे हैं, वो गुजरात मॉडल खास करके कोरोना समय में देखे तो न सिर्फ पत्रकारों को या गुजरात के लोगों को, पर बीजेपी के समर्थकों को भी यहाँ अब लगने लगा है कि किस तरह का मॉडल है जिसमें हम ना टेस्ट कर पा रहे हैं उन मरीजों का जो कोरोना से ग्रसित है, कोरोना से संक्रमित है, जो लोग सिविल अस्पताल में जा रहे हैं, ना ठीक से उनका इलाज हो रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ बीजेपी के शहर के अध्यक्ष है, एमएलए भी है, वो खुद जब कोरोना पॉजिटिव हुए तब सिविल में नहीं गए और एक प्राइवेट अस्पताल में गए। तो खुद बीजेपी के जो नुमाइंदे, उनको अपनी सिविल हॉस्पिटल पे, सरकारी अस्पताल पे मोदी के उस मॉडल पे भरोसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का मॉडल जो गुजरात मॉडल था, वाइब्रेंट के उन इवेंट्स में तो बड़ी तामझाम के साथ, बड़ी रोशनी में एक चमक रहा था मॉडल, पर जब उसकी कसौटी की घड़ी आई तब वो मॉडल मुझे लगता है कि कुछ अलग नजरिए से दिख रहा है। विजय, सुदेश जी, पहले तो बधाई आपको कि आपकी सरकार के पहली जो दूसरी टर्म है उसका 1 साल पूरा हो गया, उसके लिए बहुत बधाई। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अजय लीडर के तौर पर हैं देश में, उनकी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में भी उनके बराबर का कद्दावर नेता कोई, यानी पॉलिटिकली कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे राहुल जी ने कहा कि आर्थिक तौर पर हम लोग फेल हुए हैं, और धीमंत जिस तरह से गुजरात मॉडल के फेल होने का जिक्र कर रहे हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि लोकतंत्र की जो आजादी जवाहरलाल नेहरू के वक्त मिली थी, वो आजादी आज गुम हो गई। देखिए विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। और दूसरा बात ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, उसके बाद प्रश्न होता तो ज्यादा समझ में आता, क्योंकि हमें मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है
क्योंकि ये सिर्फ डिबेट हम लोग के बीच में नहीं है, ये आपके दर्शक हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया है। व्यक्ति का अपना देखने का नजरिया होता है। दूसरे राउंड में आप पूछेगा तो मैं रेवंत जी का भी जवाब दूंगा और राहुल जी जो बोल रहे हैं उनका भी जवाब दूंगा। पूरे जवाब है हमारे पास, इसका सॉलिड लॉजिक मैं दूंगा इसको। पहले मैं थोड़ा अचीवमेंट्स की बात कर लेता हूँ, तो वो जानना लोगों की बहुत। देखिए, कोरोना से लड़ाई जो भारत वर्ष लड़ रहा है, पूरे विश्व में सराहना हो। अगर लॉकडाउन 1, 2, 3 नहीं हुआ होता अपने तरीके से, तो आप ये मान के चलिए ये आंकड़े जो हैं कोरोना वायरस से सफर करने वालों के, तो 3 मिलियन से 300 मिलियन तक की बात की गई थी। आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा हो सकता था। लोग बोलते थे कि भारत जो है वो डिजीज भेजना शुरू कर देगा और इससे डील करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय में लॉकडाउन हुआ और आज जो आपके आंकड़े, क्योंकि आंकड़े से ज्यादा सच कुछ नहीं बोलता। अगर आंकड़ों के टर्म्स में आप बात करें तो 1 लाख व्यक्ति अगर सफर कर रहा है और उसमें कितने लोग फेटलिटी फर्स्ट कोर्स को जा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, उसको अगर आप लेंगे और ये देखते हुए कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है अमेरिका की तरह, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं है और सघन आबादी है। अमेरिका की जो जनसंख्या है 30 करोड़ के लगभग है, हमारी है 137 करोड़ के लगभग आज के दिन। सघन आबादी वाला देश, जबकि हम जीडीपी में भी कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका की इकोनॉमी 22 से 23 ट्रिलियन की है और अभी तो हम 3 ट्रिलियन में ही फंसे हुए, 5 ट्रिलियन जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम कंपेरिजन करेंगे, परिवेश जानना जरूरी है। भारत का प्रति लाख 0.3 फेटेलिटी रेट, 0.3, एक भी नहीं और 0.5 भी नहीं, आधा भी। जबकि आप जर्मनी का कंपेयर करें जो एक डेवलप्ड यूरोपियन है, वो 10 है, 10 नहीं, 3% नहीं, 0.3 लाख में आप अगर कंपेयर करिए, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे। और जर्मनी का 10 है, परसेंटेज नहीं, 10, 1 लाख में 10 लोग मर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का 29.3 है, इटली का, इसका बहुत डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, 54.3 है। और यूके जो हमारे पर कभी शासन किया था, यहाँ से लूट के ले गया सारे संसाधनों को, 55.3 है। तो आप ये देखिए ये लड़ाई हम कितने सक्सेसफुली लड़ रहे हैं। और हमने जो आर्थिक पैकेज दिया है 3 बार दिया, एक बार 15,000 करोड़ का कैसे तैयारी करें कोरोना से लड़ने के लिए, उसके बाद पीएम का कल्याण योजना आया, गरीब कल्याण योजना, जिसमें 1,70,000 करोड़ का दिया गया, इसमें 55,000 करोड़ डायरेक्ट लोगों को ट्रांसफर किया गया पैसा। और उसके बाद 20 लाख करोड़ का भी एक आर्थिक पैकेज इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आ रहा है। पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है कि जिस तरह मोदी जी ने गरीबों का ध्यान रखा। कर्जे का पैकेज है, जब संकट में कर्जा, इस पर बात देखिए, कर्जा ही है, डोल सिस्टम नहीं है। कंट्री डोल सिस्टम से नहीं चलता है, कंट्री चलता है। राहुल देव जी ने देखिए लॉकडाउन हुआ, देखिए लॉकडाउन अच्छी विजय जी, तो राहुल गांधी ने जब कहा था तब आप उनका मजाक उड़ा रहे थे। यदि उस वक्त आप लॉकडाउन कर लेते तो शायद और ज्यादा बेहतर नतीजे नहीं होते। नहीं, उस समय देखिए हमने तो लॉकडाउन, WHO ने जब पैंडेमिक डिक्लेयर किया उसके बहुत पहले कर दिया था और सारे एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी जब किसी ने सोचा भी नहीं था। तो लॉकडाउन का जो समय था बहुत सही वक्त पर हुआ। और पहले देखिए जब तक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अभी तो एक कम्युनिटी स्टेज में पहुंच गए हैं हम लोग, लेकिन जब तक आइडेंटिफाई कर पा रहे थे तब तक लॉकडाउन उस समय होना बहुत सही था और पूरा विश्व इसमें मान रहा। राहुल गांधी की बात आप क्रिटिसिज्म पर भी आएंगे। तो देखिए हमने जो किया है, मतलब मोदी जी ने जो किया है, आप मान के चलिए कि आज देश ऐसे सक्षम स्थिति में है, क्योंकि ये 2-2.5 महीने का समय, आपको पता है हमारे पास आज करीबन 60,000 वेंटिलेटर्स हैं, 60,000, और जिसमें 58,000 जो है वो इंडिया में बन रहे हैं, मेड इन इंडिया, और जिसमें 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से बने हैं, पीएम केयर फंड से। पीपीईज, मास्क ये हम बना पा रहे हैं। ये तैयारी नहीं हो पाती ना विजय जी, अगर उस समय नहीं करते तो आप समझिए क्या हाल होता। सर मुझे किसी ने कहा कि किट घोटाला और वेंटिलेटर घोटाला नहीं होता तो बेहतर स्थिति होती। नहीं, घोटाला देखिए ये तो बोलने की बात है, ये तो आप तो हमेशा नुक्ताचीनी कर सकते हैं। स्पेसिफिक जल्दी क्योंकि टाइम कम रहता है। राहुल जी का अब मैं आता हूँ जिसकी बात कर रहे थे। एक हमारे हुए जो लॉज हमने बनाए, जैसे जो लोग बात नहीं करते हैं, पॉक्सो लॉ है जो चाइल्ड रेप जो होता है उन लोगों के लिए दंड तक किया गया। यूएपीए को हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया, जिससे कि ये जो है ना जो एक्ट है इसमें टेररिस्ट को आप सपोर्ट करते हैं तो आपको टेररिस्ट बोला अनलॉफुल डिफिनेशन एक्ट जो है उसको किया गया, आपके प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो सकते हैं। इसे बड़े स्ट्रेंथन किए, कंज्यूमर एक्ट को स्ट्रेंथन किए। हमारे आइडियोलॉजिकल इशू आर्टिकल 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, कितने चीज गिनवाए हम तो लेके बैठे हुए। आपको अगर 20 मिनट दीजिएगा तो पूरा गिनवा नहीं पाएंगे।
उस पर थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, समय कम होता है। धीमन किस ने पर गुजरात मॉडल फेल होने की बात, नहीं, गुजरात मॉडल फेल नहीं हुआ। अगर गुजरात मॉडल नहीं होता, अगर मोदी जी को डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आज हम कोविड में सफर करते। यही डिफरेंस है बाकी प्रधानमंत्री और मोदी जी में। वो गुजरात मॉडल ही था जिससे उन्होंने सोचा कैसे करना है, डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है। ये कोई प्रधानमंत्री निर्णय तभी ले सकता है जब उसको एक्सपीरियंस है। मैंने भी मोदी जी पर किताब लिखा है, एक एक गुजरात मॉडल का मैं बता सकता हूँ उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया है केंद्र में। ठीक है राहुल जी, आपको लग रहा है कि सरकार बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, जैसा सुदेश जी कह रहे हैं, उनके जो महानता का जिक्र किया है मौजूदा सरकार का? मैं थोड़ा आंकड़े ढूंढ रहा था गुजरात के बारे में, चूंकि हम बात कर रहे हैं तो गुजरात के बारे में जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं, धीमंत ने उसमें से एक उल्लेख किया जो वहाँ सिविल अस्पताल की जो स्थिति की जो रिपोर्ट आई है, और ये प्रामाणिक रिपोर्ट है। इनमें हम मान लें कि ये सब मोदी जी विरोधियों की रिपोर्ट्स नहीं है, सारा मीडिया उनके खिलाफ नहीं हो गया है। और उससे भी बड़ी बात कि अगर आप गुजरात के आंकड़ों को देखें कि वहाँ पर संक्रमित कितने लोग हुए और मृत्यु कितने लोग मरे, तो आप ये पाएंगे कि बाकी सभी प्रदेशों की तुलना में उनमें कोरोना से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा गुजरात में है। 4,000-4,500 या 4,500 के आसपास वहां पर संक्रमण हुए हैं अभी तक, और मरने वालों की संख्या आप देखिए बहुत ज्यादा है। मैं वो आंकड़े नहीं, 4 से ज्यादा हुआ है। आज टेस्ट भी कम हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वहां पर सबसे लगभग 16,000 पॉजिटिव केसेस हैं, और उसमें मरने वालों की संख्या मुझे इसमें मिल नहीं रही। आप देखेंगे कि वो कई हजार में है, 4,000 के आसपास है, जो सबसे बड़ी है। ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर प्रशासन वहां पर ठीक से काम कर रहा है, दवाएं हैं, ठीक से टेस्टिंग हो रही है, सारा स्वास्थ्य विभाग ठीक से लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? राष्ट्रीय औसत से ज्यादा क्यों है? दूसरे प्रदेशों से औसतन ज्यादा क्यों है? केरल में कम क्यों है? तमिलनाडु में कम क्यों है? और कई जगह कम क्यों है? और गुजरात में सबसे ज्यादा क्यों है? केरल से ये एक ही इसका जवाब चाहिए। गुजरात को केरल से कंपेयर जवाब दूं? मैं जवाब दूं? हाँ, एक मिनट में धीमन से भी गुजरात मॉडल पर, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और वो गुजरात मॉडल को बहुत अच्छे से समझते हैं। धीमन, आप सुदेश जी की बात से सहमत हैं कि गुजरात मॉडल की वजह से आज हम जिंदा हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बैकग्राउंड है, आपको पता है 2001 के गुजरात भूकंप के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उनकी दलील वो थी बीजेपी के आला नेताओं की और मोदी की भी, कि केशुभाई पटेल ठीक से संभाल नहीं पा रहे गुजरात को भूकंप के दौरान, और इसलिए एक मजबूत नेता की जरूरत है। तो गुजरात भूकंप के बैकड्रॉप में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और आप सबको पता है वहां से दिल्ली तक का उनका सफर कैसा रहा। तो एक डिजास्टर का मोदी का जो बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं, उनको काम आ रहा है देश में आज कोरोना से मुकाबला करने में। पर जहां तक गुजरात की बात है, राहुल जी कह रहे हैं और आप भी जो कह रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि गुजरात के आंकड़े देखे तो अहमदाबाद में गुजरात की बात करें तो 800 से ज्यादा मौत हो चुकी है, और वो देश में ये सबसे ज्यादा मौतें है। जहां तक मरीजों का सवाल है और मौत की औसतन का सवाल है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है मिसमैनेजमेंट। गुजरात में, अहमदाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, पर गुजरात में, अहमदाबाद में जो कोरोना की स्थिति है उसमें डिजास्टरस मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दिखाने में लगी है, एक पिंकी पिक्चर, एक गुलाबी पिक्चर पेश करने में लगी है कि गुजरात में स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ है नहीं, कोरोना जैसा कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री रूपाणी खुद एक हफ्ते से एक अभियान चला रहे, मैं भी कोरोना का योद्धा, मैं भी कोरोना का वॉरियर, और उसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे मुरारी बापू से लेके सभी कलाकारों को टेलीविजन पे, फेसबुक पे लाके, जैसे गुजरात में कुछ है नहीं। आपको सुनकर हंसी आएगी कि कोरोना के लेके गुजरात में देश के साथ साथ लॉकडाउन 4 चल रहा है। ऐसे में यहाँ एक मैंगो फेस्टिवल शुरू किया गया, ये दिखाने के लिए स्थिति सब कुछ सामान्य है, अब कोरोना के केस की जरूरत नहीं है, आप मैंगो का टेस्ट कीजिए। और इस मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन अहमदाबाद की मेयर ने किया। बहुत थूथू हुई है इसके ऊपर गुजरात में, बीजेपी की समर्थकों की ओर से भी। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी समस्या ये मौत की वजह ये है, गुजरात सरकार, गुजरात के अधिकारी ये दिखाने में लगे कि कोरोना की वजह से गुजरात में ऐसी कोई खराब स्थिति है नहीं, और स्वीकार नहीं कर रहे कोरोना की गंभीरता के, इसकी वजह से वो लोग टेस्ट नहीं कर रहे।
यहाँ के डॉक्टरों को अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन को गुजरात हाईकोर्ट में कल जाना पड़ा एक PIL लेकर कि हमें अनुमति दी जाए कि हम अपने पेशेंट्स का टेस्ट करें। गुजरात सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही थी कि पेशेंट्स का टेस्ट किया जाए, कोरोना के पेशेंट्स का भी और नॉन कोरोना पेशेंट जिनका ऑपरेशन करना है इन डॉक्टरों को। गुजरात हाईकोर्ट ने उसके ऊपर डायरेक्शन जारी किया है कि इन नॉन कोरोना पेशेंट का टेस्ट करने से आप क्यों रोक रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि टेस्ट ना करने की वजह से आखिरी स्थिति में जब सीरियस हो जाता है पेशेंट तब वो सिविल अस्पताल में जाता है, तब तक केस बिगड़ जाता रहता है। और सिविल में भी इतना मिसमैनेजमेंट वहां चल रहा है, एक की जगह 4 अफसर वहां बैठे हैं और पूरा एक डिजास्टरस फेलियर जिसे कह सके वो दिख रहा है सिविल अस्पताल में और हर कई अस्पताल में। सुदेश जी, जैसे धीमंत कह रहे हैं कि राहुल जी एक सेकंड, बस एक सवाल में ले लूं। सुदेश, धीमंत कह रहे हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रधानमंत्री ने गुजरात से अनुभव करके पूरे देश में लागू करके स्थिति को नियंत्रण में किया, वहां गुजरात में वो डिजास्टर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। क्या गुजरात सरकार फेल रही है? देखिए, इस पर एक गुजरात हाईकोर्ट का एक कमेंट आया है, एक PIL हुआ था और PIL ने मिसगाइड किया था। उन्होंने ये कहा था कि वेंटिलेटर्स जो है खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस अस्पताल में जाने से लोग डरते हैं। मैंगो फेस्टिवल की जरूरत लग रही है आपको अभी? वो देखिए, ये सब तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, नहीं होना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं। मैं लार्जर इशू ये है कि जब वहां पर कोई जा ही नहीं सकता, वो क्वारंटाइन एरिया है, आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आप बोलिएगा डिक्टेटरशिप है, पुलिस अगर किसी को मारती है तो आप बोलिएगा मार रहे हैं, और नहीं समझेंगे लोग तो आप बोलिएगा आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अहमदाबाद का जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल कोविड केसेस से डील कर रहा है। उसमें लोगों ने जो बोला था हाईकोर्ट में कि वेंटिलेटर्स खराब हैं, वेंटिलेटर्स अच्छे नहीं है, ये सब गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जरूर है कि अहमदाबाद में केसेस बढ़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, बीजेपी का हो, तो मैं उसको क्लीन चिट नहीं देने वाला। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो आप मुंबई से कंपेयर करेंगे, मानते हैं आप मुंबई से कंपेयर करेंगे ना विजय जी। मुंबई 1/3 केसेस दे रहा है, मुंबई का डेथ रेट भी ज्यादा है, मुंबई में केओस है, और आपको अहमदाबाद दिख रहा है। अगर आप मोस्ट पॉल्यूटिंग की बात करेंगे, कंट्रीब्यूटर की बात करेंगे, तो उसमें मुंबई है, उसमें दिल्ली है, उसमें अहमदाबाद है, उसमें पुणे है। ये कोई इंडिविजुअल सरकार अगर डील नहीं कर पा रही है तो उसको सक्षम करने की आवश्यकता है। और जहां तक टेस्टिंग की बात है, विजय जी, टेस्टिंग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप सही नतीजों पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वही केसेस पहुंच रहे हैं जो वेंटिलेटर में जाने के पहले ICU में जाते हैं। जब आपको कोविड हो जाता है, जब आप उससे लड़ नहीं पाते, बहुत से केसेस है जो रास्ते में होंगे, वो कोविड पेशेंट होंगे पॉजिटिव, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि आप उनको टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस आए हैं ना, इस संदर्भ में देखना चाहिए। विजय जी, मुझे लगता है सुदेश जी मिसगाइड कर रहे हैं इस डिबेट में आपको, मुझे और पूरे देश को भी। मैं आपको बताता हूँ जिस हाईकोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इस हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये कहा कि सिविल अस्पताल आप ठीक से चलाइए, वरना हमें खुद वहां जाके सरप्राइज विजिट करनी पड़ेगी। और आपको ताजुब होगा है सुनकर कि जिस जज ने कहा, पार्टी वाला ने, कि मैं सिविल अस्पताल में जाकर सरप्राइज विजिट करूंगा, उस डिवीजन बेंच को दूसरे दिन बदल डाला गया। जी, ये उसी हाईकोर्ट जुडिशरी में हम लोग तो इंटरफियर नहीं करते हो, पूछिए चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट से। लेकिन ये एक हकीकत है कि PIL में जो वर्ड्स लिखे गए थे उसी वर्ड्स पर उनका ऑब्जर्वेशन था। ऐसा नहीं है कि वो जाके कोई कमेटी से जाके इन्वेस्टिगेशन करा दिया, ऐसा नहीं। जस्टिस पार्टी वाला को ये क्यों कहना पड़ा कि मैं खुद सरप्राइज विजिट करूंगा? ये कोई जज का काम है सिविल हॉस्पिटल में जाके चेक करना? कमेटी बैठा सकते थे ना जज साहब कोई कमेटी बैठा देते, कमेटी बिठाइए, बावजूद उसको जज को कहना पड़ा कि मैं खुद सरप्राइज विजिट करूंगा सिविल अस्पताल की। सोच सकते हैं आपकी स्थिति क्या स्थिति है। मैं अनुरोध ये करूंगा कि हम लोग एक ही प्रदेश में ना अटके, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या हमारे सामने है और गुजरात अकेला प्रदेश नहीं है जहां पर ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आज ही कई जगह खबरें आई हैं और कई दिनों से चल रही हैं कि दक्षिण के 4 प्रदेशों को छोड़कर लगभग हर प्रदेश अपने यहाँ अपने आंकड़ों को कम करने की कोशिश में अब तक लगा रहा है और वो पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं। इसमें आप दिल्ली की भी बात कर सकते हैं, आप महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, तेलंगाना की बात कर सकते हैं और पश्चिम बंगाल की भी बात कर सकते हैं। तो जब तक सारे देश के स्तर पर, हर प्रदेश के स्तर पर केसेस की पूरी ईमानदार निर्मम रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगी, हम नहीं जान पाएंगे कि देश में क्या स्थिति है और आगे का भविष्य कैसा होने वाला है। इसलिए हम तैयारियां भी नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है।
अब देखिए, जो केंद्र में पहले हमने देखा कि लगातार रोज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसमें गृह मंत्रालय के लोग बैठते थे। अब वो कई हफ्तों से वो बंद है। मैं समझता हूं कि देश को इस समय रोज जानकारी दी जानी चाहिए और बिल्कुल ईमानदार, कड़ी से कड़ी सूचना हो वो भी देने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी तस्वीर बनाने का समय नहीं है। स्थिति की भयावहता को लोगों को तक पूरी तरह पहुंचाकर उनको सचेत, सावधान करने का और तैयार करने का समय है। सर, तो सुप्रीम ये कोर्ट ने केंद्र और सारे राज्यों की एक साझा समस्या है और साझा चुनौती है, और वो ये नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं, राहुल जी, मेरी समझ में, विजय, मैं कहना चाहूंगा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। राहुल जी ने सही कहा, इससे गुजरात की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, पर सरकार आंकड़े छिपा क्यों रही है? ये जो लोग मौत से मर रहे, कोरोना से मर रहे, सरकार तो उनको नहीं मार रही, तो सरकार को क्या मजबूरी है कि सरकार गुजरात में भी आंकड़े छिपा रही है? ना पेशेंट के सही आंकड़े दिए जा रहे हैं, ना मौत के सही आंकड़े दिए जा रहे हैं। साउथ में भी ये हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं? सभी राज्यों को और केंद्र में भी एक पारदर्शिता है कोरोना की ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में। सुदेश, जब हम लॉकडाउन का चौथा जो दौर है वो खत्म करने वाले हैं, कल खत्म हो जाएगा, और लॉकडाउन 5 होगा या नहीं होगा, या किस तरह से एग्जिट प्लान होगा, इस पर ऐसे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अभी तक जो हर चीज का क्रेडिट आप लेते थे, थाली बजवाते थे, दिया जलवाते थे, कुछ और करते थे, अब आप बचना चाह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें अपने अपने एग्जिट प्लान ले आए। आपको वो जो शेर की सवारी थी, अब उससे उतरने में मुश्किल हो रही है। और जिस तरह की पॉलिटिक्स और बयानबाजी रेलों को लेकर, ट्रेन को लेकर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कड़ी तरीके से टिप्पणी की कि किस तरह से श्रमिकों के साथ बिहेवियर किया जा रहा है, और रेल मंत्री रात को 2 बजे महाराष्ट्र की सरकार, जो कि आपकी विरोधी सरकार पहले आपके दोस्त थे, उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, उसकी बजाय रेलों पर ध्यान दें। ये सब जो चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी आकर कहेंगे, उन्होंने आज कहा है कि आपदा को हम आफत में नहीं बदलेंगे, अवसर में बदलेंगे? चलिए, आपने हमारे 1 साल के अचीवमेंट को लॉकडाउन में डिबेट कन्वर्ट कर दिया, तो मैं इसी में बोलता हूँ। राहुल जी का प्रश्न बहुत रिलेवेंट था। राहुल जी ने बोला कि केंद्र सरकार जो ब्रीफिंग करती थी वो क्यों नहीं कर रही है। देखिए, 3rd फेज ऑफ लॉकडाउन तक ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पीएम और सीएम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एग्जिट प्लान हर स्टेट का अपना हो। आपने देखा किस तरह से दारू के अड्डे खोले गए, किस तरह से नॉर्म्स वायलेट हुए। दूसरा इशू माइग्रेंट इशूज का है, उसमें केंद्र सरकार का जो रोल है वो है कि आपको ट्रेन पहुंचा देना। ये एग्री किया गया, ऐसा नहीं है कि हम इम्पोज कर रहे हैं। जो भी हुआ सबसे मिल के दिया गया, सब चाहते थे उनको इंडिपेंडेंस दिया जाए एग्जिट प्लान का, और थोपा ना जाए। थर्ड एग्जिट प्लान के थर्ड जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद आप जितने भी न्यूज देखिए, हर स्टेट गवर्नमेंट बोलता था नहीं मानामानी कर रही है, हम लोग से नहीं पूछ रही है। 4th लॉकडाउन में ये हुआ। उसके बाद इसका कोई केंद्र का जितना भी निर्मित देना, डायरेक्शन देना था, पॉलिसी बनाने थे, बन चुका था। हर स्टेट को अपना करना, सिर्फ फिगर को कोलेक्ट करना सेंटर का काम है। वो फिगर आज भी आपको मिल रहा है। देखिए, लॉकडाउन से कैसे निकलना है, निश्चित ही स्टेट की जिम्मेदारी है। शुरू में 3rd फेज ऑफ लॉकडाउन तक सेंटर ने पूरा मॉनिटर किया। जब स्टेट ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया, उसके बाद स्टेट को करना है। हमारे 2 चीजें जो केंद्र के हैं, एक रेल चलाना, जो 1 जून से आपने सुना डिसीजन 200 ट्रेन चलेंगी, 100 अप एंड 100 डाउन। और उसके बाद जो फ्लाइट चल रहे हैं, जैसे फ्लाइट अगर चल रहा है तो फ्लाइट वहां जाती है एयरपोर्ट पर, मान लीजिए मुंबई एयरपोर्ट पर जाती है, जो कंट्रोवर्सी हुआ था कि हम 25-25 फ्लाइट को ही उतरने देंगे। तो उसके बाद क्या वहां के पैसेंजर्स को घर जाने की सुविधा है? अगर आप पूरा लॉकडाउन रखेंगे, नहीं जाने देंगे, तो एक बहुत बड़ा केओस होगा। फ्लाइट में अगर ये हो रहा है, ट्रेन से जब लोग पहुंचेंगे हजारों की संख्या में, तो उसके बाद क्या होगा? तो ये पॉलिसी लगाना है। हमको लगता है कि इन सबको मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन पर एक डिसीजन होगा। लॉकडाउन देखिए, डर फियर कब तक? ये तो कोरोना बहुत सालों तक रहना है। अगर डर के हम रहेंगे तो लॉकडाउन तो सालों चलेगा। लॉकडाउन को खोलना, कोरोना के साथ जीना, और उसके बाद सेफ्टी मेजर्स को लेके चलना। सेफ्टी मेजर्स को लेके चलेंगे तो निश्चित ही हम बचेंगे। देश, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी भी लोगों के मन से डर गया नहीं है। लोगों के मन में बहुत आशंकाएं हैं, और भविष्य को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे मामले अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि रोज लोगों को टीवी पर, राष्ट्रीय स्तर पर समेकित आंकड़ों सहित पूरी जानकारी दी जाए, और उसके साथ जो भी सावधानियां, जो कुछ भी संदेश देने हैं जरूरी, वो भी दिए जाएं। ये बंद करने का समय नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये उसको लगातार जारी रखने का और ज्यादा विस्तृत करने का समय है।
राहुल जी, ये मैं समझता हूँ कि आप जरूर ऊपर बात पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं हेल्थ मिनिस्टर के सामने रखूंगा। आखिरी बात, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात हो रही थी, सरकार के 1 साल की बात। आखिरी बात बहुत छोटे से कि आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, बहुत छोटा सा आप कहें, क्योंकि सुदेश जी कह रहे हैं आप लॉकडाउन पर सिमट गए। प्रधानमंत्री जी का ये 1 साल का कार्यकाल, मैं इसे 6 साल के कार्यकाल के तौर पर देखता हूँ। देश कहाँ आगे बढ़ा है, छोटी सी बात आपका कमेंट में चाहता हूँ। ये सवाल किससे है? आपसे है। पूरे 6 साल की बात कर रहे हैं आप? 6 साल कर लें, 1 साल कर लें, जो भी आपको लगता है कि आज का वो तो मैंने शुरू में विजय यही बोला था कि जो बड़े फैसले हुए, और उसमें राम मंदिर की बात मैंने इसलिए जानबूझकर नहीं की थी क्योंकि वो सरकार का फैसला नहीं था, कोर्ट का फैसला वो इस 1 साल में हुआ। लेकिन इस साल में जो हुआ, जो इस सरकार के फैसले थे, उनमें 2-3 विवादास्पद जो बड़े फैसले थे उस पर मैंने बात की। तो लेकिन ये बात जो एक नाकामी के रूप में कई चीजें 370 हटा, मैं उसका समर्थक हूँ। लॉकडाउन तुरंत जल्दी दूसरे कई देशों से पहले लागू किया गया, मैं उसका पहले दिन से समर्थक हूँ। नागरिकता कानून में जो संशोधन किया गया, मेरा ये मानना है कि उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। कुल मिलाकर वो अभी तक देश को बांटने वाला ज्यादा साबित हुआ है। उससे किसी को कोई फायदा हुआ हो, देश एक हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं आया है। उस पर हालांकि विभाजक राजनीति और बहुत घातक राजनीति जरूर हो गई, तो उस पर पुनर्विचार की जरूरत है, ये मैं निश्चित मानता हूँ। उससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ है, 370 से हुआ है। और दूसरी बात कि कोविड के लॉकडाउन शुरू करने की फैसले के समर्थन में रहते हुए ये मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ अर्थव्यवस्था के और समाज के सभी क्षेत्रों को ज्यादा सुरक्षित रखने, उनको उनकी जीवंतता को बनाए रखने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए जो फैसले और जो तैयारी की जानी चाहिए थी, हमारे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को कल्पनाशीलता से पहले देखकर उसकी जो तैयारी रखनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और इसमें केंद्र से ज्यादा राज्य सरकारें दोषी हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, राज्य सरकार, कुछ राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया, लेकिन सबने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी विजय, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, बहुत छोटे से आपको कमेंट चाह। नहीं, राहुल जी ने सही कहा। हर गुजराती एक वही खाता रखता है, उनके घरों में एक लाल चौपड़ा होता है जिसमें कुछ जमा होता है, कुछ उधार होता है। नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा 370 और राम मंदिर दोनों के लिए। अब इंतजार है कि कॉमन सिविल कोड की बात वो कब करते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा में शुरू से था। उनमें से 2 तो हो गए, अब तीसरा कब होगा। जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, देश इसे किस तरह देखता है आप ज्यादा जानते हैं, राहुल जी ज्यादा जानते हैं। पर जहां तक गुजरात की बात में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भरता के नाम पे ही हमारे विजय रूपाणी उनके राजकोट से उनके मित्र की एक कंपनी से एक वेंटिलेटर लेके आए, स्वदेशी वेंटिलेटर धमाल, और वो किस तरह डिजास्टर फेलियर हो चुका। वो वेंटिलेटर था ही नहीं। स्वदेशी के नाम पे अगर इस तरह का आप करेंगे, आत्मनिर्भरता के नाम पे आप इस तरह का करेंगे, तो एक जुमले से ज्यादा कुछ ना होगा। स्वदेशी जरूरी है, लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, पत्रकार भी मानते हैं कि स्वदेशी देश के लिए जरूरी है। पर स्वदेशी के नाम पे अब देश के सर पे आप दमन जैसे वेंटिलेटर, जो फेक वेंटिलेटर लाओगे, तो लोगों का उसमें से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है धीमंत, आखिरी बात सुदेश जी आपसे, क्योंकि आपके साथ ये कमेंट आना चाहिए कि 1 नेशन 1 टैक्स आपने किया, 1 रैंक 1 पेंशन आपने किया, 1 नेशन 1 कानून बनाने की बात जो धीमंत कर रहे हैं यूसीसी की, वो भी हो जाएगा। और आप जो चाहते हैं 1 राष्ट्र और 1 विचारधारा भी हो जाए, क्या इसी के आगे हम चलेंगे लोकतंत्र के साथ? देखिए, हमारी एक ही विचारधारा है, राष्ट्र मजबूत हो। सभी लोग जो इस भारतवर्ष में रहते हैं, उनका ओरिजिन जो है हमारे पूर्वज भगवान श्री राम ही है। आपने अपना धर्म बदला हो, कोई दिक्कत नहीं, भारत के लिए काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। धीमन जी जैसे पत्रकार हमेशा होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करेगा तो उसको आप एक्सपोज करिए, ये आपका धर्म है और हम सैल्यूट करते हैं इसको। लेकिन ट्रिपल तलाक और सीएए जिसकी जिक्र उन्होंने किया राहुल जी ने, इसको भी एक मानिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया, हमें तो लगता है किसी की हिम्मत नहीं थी लेने की। 370 को हटाना कोई मामूली बात आज लग सकता है, हट गया तो, लेकिन जब नहीं हटाता तब आप सोचिए क्या कुछ सोच सकता था। सीएए पर डिसीजन लेना, इतना बड़ा पेंडिंग डिसीजन। ट्रिपल तलाक, लोग बोलते थे नहीं मुसलमानों को करने दो, छोड़ दो मुसलमानों को, एक्सप्लॉयटेशन हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हमने वो डिसीजन लिया कि इक्वालिटी नहीं रह सकती पर्सनल लॉ के बेसिस पर, और एक कानून बना। ये सब मील का पत्थर साबित होगा और यही भारत का निर्माण करेगा, मजबूत भारत का।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी सरकार जो है बहुत अच्छा काम करे और देश को आत्मनिर्भर बनाए, मजबूत बनाए। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीमंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विजय। .com पर आप बने। थैंक यू। मौसम संकट का है, वक्त संकट का है, अपना ध्यान रखिए, अपने उन लोगों का ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रखिए, खुश रहिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।